कुछ भी बोलो मेहता जी, पर आज तो कमाल हो गया ना। हमारे सारे फ्लैट्स इतनी जल्दी बिक जाएंगे, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। निकुंज, तू देखता जा, मैं बोल रहा हूँ ना, 5 साल के बाद देखना इस जगह के क्या भाव मिलते हैं। तेरे कस्टमर तुझे थैंक यू निकुंज साहब कहते नहीं थकेंगे। रियली? क्या हुआ मेहता जी? बचाओ! किसी को आते जाते देखा था? कोई और था यहाँ पर? नहीं साहब, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, सुबह जब मैं खेत से निकला तो यहाँ खड़ी गाड़ी देखकर मैं रुक गया। ये क्या चल रहा है? अपन काहीतरी करा साहब। लेकिन हाँ साहब, पिछले महीने ऐसा ही कुछ हुआ था। मतलब एक चलती गाड़ी में सांप के काटने से पति पत्नी की मृत्यु हो गई। पाटिल, चलती गाड़ी में सांप, बात कुछ जमी नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी रुकने पे सांप ने हमला किया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, इनके रिश्तेदारों को खबर करो। और हाँ, वन विभाग और इस एरिया के स्नेक रेस्क्यू ऑफिसर से मिलो, उनसे बात करो, शायद उनसे कोई मदद मिले। सर, वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन दोनों का एक ही कहना है, वारजे एरिया में जहरीले सांपों का पाया जाना काफी रेयर है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ऐसे सांप मिलते नहीं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर ये सांप कहाँ से, और ये लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? शायद अपनी ज्यादा दुश्मनी निकाल रहा है। काय पाटिल। पुणे के वर्जे इलाके में सांप के काटने की वजह से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पिछली बार चलती गाड़ी में ड्राइवर को सांप ने डस लिया था। ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा, जिसकी वजह से उसकी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस बार सांपों के हमले का शिकार हुए थे 2 व्यापारी, लेकिन इस इलाके में जहरीले सांपों का पाया जाना असामान्य था। तो फिर कहां से आए थे सांप? दोनों घटनाएं असामान्य और चौंका देने वाली थी। आसपास में रहने वाले लोगों का डरना स्वाभाविक था। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर, मैं तो निकुंज मेरी कंपनी में काम करते थे। परिवार वाले जानना चाहते हैं हम उनकी बॉडीज कब ले जा सकते हैं? शाम तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद ले जा सकते हैं। ओके सर। सर, आपको उनके पास से एक ब्रीफ केस तो मिला ही होगा ना? ब्रीफ केस? कौन सा ब्रीफ केस? अरे सर, प्लीज ऐसा मत कहिए सर। सर, पैसों का ब्रीफ केस था, कुछ 25 लाख रुपए थे। सर, वो दोनों साइट ऑफिस से ब्रीफ केस लेकर लौट ही रहे थे कि सर प्लीज चेक कीजिए सर, प्लीज। सर, ये उस हाईराइज कंस्ट्रक्शन साइट ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। सर, इनके पास तो ब्रीफकेस है। हाँ, ब्रीफकेस कहाँ है? नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन उनको देखते ही मैंने 100 नंबर घुमाया, फिर आप लोग आ गए। पाटिल सर, इस बिल पर का टाइम और डेट देख रहे हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मेहता और निकुंज का टाइम ऑफ डेथ दोपहर 1 बजे था और ये दोनों 12 बजे हिल एंड सी रेस्टोरेंट में थे। परसों सुबह ये लोग तेरी टेबल पे आए थे ना? हाँ साहब, ये दोनों मेरी टेबल पे थे। बस क्या बात है, एक ही दिन में 3-3 बुकिंग। अच्छा, तू मीठे में क्या खाएगा? जो भी आप प्यार से खिला दो। वेटर, भाई तेरे होटल में जो भी मीठे में सबसे बेस्ट हो ले। उस दिन उनके पास कोई ब्रीफकेस या कोई बैग था? साहब, अब इतना कहाँ याद रहता है? सीसीटीवी कैमरा है ना?
जी हाँ। फुटेज दिखाओ। जी सर। मेहता और निकुंज दोनों कैश लेकर निकले जरूर थे, लेकिन जब उनकी बॉडीज बरामद हुई तो उनके पास कोई ब्रीफकेस नहीं था। कमाल है, साहब को 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। मामला कुछ और ही है पाटिल। चोरी तो जरूर हुई है, सवाल यह है कि कब और कहां। सर हो सकता है कि चोरी उन दोनों के मरने के बाद हुई, किसी ने उनके मरे होने का फायदा उठाकर पैसे लेकर फरार हो गया। हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ सांप का मामला नहीं है, बल्कि कुछ और ही चक्कर नहीं। आखिर यह मामला है क्या? बघ ना कोणी आले का? सर, स्नेक बाइट। सर, ये भी स्नेक बाइट। पाटिल, पूरा घर छान मारो, देखो कोई चोरी तो नहीं हुई है। सर, सर, पूरा घर छान लिया। रॉबरी का मामला लगता नहीं है, घर के जेवरात अपनी जगह पर है। फिर भी फॉरेंसिक वालों को बुला लो, देखो कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स या और कोई सुराग मिलते हैं क्या। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, सबसे पहले किसने देखा था? साहब, मैंने देखा था। वो 10 बजे के करीब मैं काम करने आई थी। श्रेया ताई, श्रेया ताई, तुम्हें थाने आना पड़ेगा। पाटिल, इनसे स्टेटमेंट ले। सर, इनको थाने लेके आओ। सर, इस फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनका हमारे डेटाबेस में कोई मैच नहीं है। सर, और एक बात, ये अजय कुलकर्णी की माँ जो उनके साथ रहती थी, लेकिन वारदात के वक्त वो औरंगाबाद में थी, वापस आ गई। ठीक है, उनसे बात करो, देखो क्या कहती है। सर, पिछले हफ्ते मेरी पोती निशिता की मंगनी की तैयारी के लिए गहने लाए थे हम। अजय को घर में पैसे रखने की भी आदत थी। अच्छा माँ जी, घर में अंदाजन कितने पैसे थे, कोई आइडिया है आपको? सर, मिसेस कुलकर्णी के मुताबिक घर में जेवरात के साथ साथ करीब 6 से 7 लाख रुपए भी थे, लेकिन जब हमारी टीम ने वहाँ छानबीन की तो हमें जेवरात तो मिले सर, लेकिन वो पैसे नहीं मिले। मेरा शक सही था पाटिल, चोर बड़ी शातिर तरीके से जेवर पीछे छोड़ के गया ताकि ये चोरी का मामला न लगे। बात साफ है, सांप तो एक जरिया है, ये किसी इंसान का काम है, बच के जाएगा कहां? सांपों का क्या है, जीना मुश्किल हो गया है। पहले तो रास्ते में मिल रहे थे,
अब घर में घुसने लगे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, जब से पिछली बार में शिव मंदिर टूटा है ना, तभी से यह सब हो रहा है, सांपों का प्रकोप। जब तक ये शिव मंदिर बनेगा नहीं ना, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा, देखना। पाटिल, कॉज ऑफ डेथ तीनों का सेम है, पर अजय कुलकर्णी की बॉडी पर हाथापाई के निशान पाए गए। निशिता कुलकर्णी की हत्या करने से पहले उस पर रेप किया गया। लेकिन जब हम वहां गए तो निशिता या उसके कमरे को देख के हमें ऐसा नहीं लगा कि वहां पे रेप हुआ हो। चोर बड़े होशियार है पाटिल, किसी को शक ना हो इसलिए निशिता का रेप करने के बाद वैसे ही बिठाया जैसे वो थी। और ये सब लोग सांपों का इस्तेमाल करके ये सब कारनामे कर रहे हैं। ये तीनों केसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हो ना हो इन सब के पीछे किसी एक आदमी या किसी गिरोह का हाथ है। पाटिल, अपनी टीम को बुलाओ, कल सुबह मीटिंग रखो। सर। इन तीनों केसेस में कॉज ऑफ डेथ सांप। 3 केसेस में 7 लोगों की हत्या हुई है और इन हत्याओं को अंजाम देने वाला या तो एक शख्स है या एक गिरोह है। वो ऐसे लोग हैं जो सांपों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार को डराने के लिए, उनको लूटने के लिए। और इतना ही नहीं, उनकी हत्या भी की जा रही है। पिछले केस में एक लड़की का रेप भी हुआ था। हमारे रिसर्च के मुताबिक इस एरिया में ऐसे जहरीले सांपों का पाया जाना ना के बराबर है। इसका मतलब यह है कि कोई तो है जो इन सांपों को कहीं और से पकड़ के यहां लेके आ रहा है। अगर ऐसे लोगों को पकड़ना है तो हमें सांप के सोर्स तक जाना पड़ेगा। एक बार हमें वो पता चल जाए तो उन्हें पकड़ने में आसानी होगी। सर, यहाँ सतारा के पास एक सपेरा बस्ती है। यहाँ वन विभाग वालों से उनकी जानकारी मिली है। जी सर। तूने देखा था सांप वाले को? उसके पास काले काले सांप थे। साहब, मैंने यहाँ किसी सांप वाले को नहीं देखा। हम ऐसा क्यों करेंगे साहब? सांप तो हमारे लिए भगवान के बराबर है। ये सब तो वो लोग करते हैं जिनको सांपों से नफरत है। पापी पापी है वो लोग जो सांपों का गलत इस्तेमाल करते हैं। देख, तेरे इन सारे गैर कानूनी धंधों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। ये सांप की केचुली बेचना, सांप का जहर बेचना, अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुझे लंबे के लिए अंदर कर सकता हूँ। तेरी भलाई इसी में है कि हमारे सब कोऑपरेट करे। सब मारो मत सब। मैं सब कुछ सच बताता हूँ। साहब, सब कसम से बोलता है साहब। अपन सिर्फ सांप को लेता था और फैक्ट्री वाले को बेच देते थे साहब। अब क्या करेगा साहब, गरीब आदमी है, दाल रोटी के लिए करना पड़ता है ना साहब। अब दोबारा कभी नहीं करेगा, कसम से दोबारा कभी नहीं करेगा ऐसा अपन। सर, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। सांपों को लेकर आम आदमी के मन में एक अलग धारणा है, जिसकी वजह से लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि समाज ने जहरीले सांपों का एक खौफनाक चित्र बना रखा है। लेकिन सांपों के बारे में जानकारी रखने वाले लगभग सभी लोगों का यह कहना है कि सांप इंसान को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसे अपनी जान पर खतरा नजर ना आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सांपों का गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस केस में तो सांपों को हथियार की तरह से इस्तेमाल किया गया था।
इस केस की तह तक जाने के लिए पुलिस ने सांपों से जुड़े कई अवैध धंधों का पर्दाफाश किया, लेकिन चूहे बिल्ली के इस खेल में, इस स्नेक गैंग को पकड़ने में पुलिस अब तक असफल थी। कौन थे ये लोग जो इतने खौफनाक तरीके से लोगों को मार रहे थे? आखिर कितने और लोग इस खेल का शिकार होने वाले थे? बेटा तू आज भी कॉलेज नहीं गई? एग्जाम सर पर है और ये तू क्या कर रही है? ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? देख बेटा, कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। आखिर कब तक तेरे बाबूजी की बचत पर रहेंगे? तेरी बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है ना, तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं चली जाऊंगी, आप जाओ दरवाजा खोलो। तारा है ना? कहा ना, जाओ दरवाजा खोलो, छोड़ दो मुझे। जा रही हूँ। रोहन गुप्ता नाम है। बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है। कम से कम 4-5 दिन पहले इसकी मौत हुई होगी। पाटिल, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके घर वालों को ट्रेस करो। सर, एम्बुलेंस बुलाओ। तेरे सारे दोस्त आए हैं, तुझे बुला रहे हैं। वो किसी से नहीं मिलना है मुझे, बोल दे उन्हें मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करे। अरे वो तो रोहन के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं गया। ठेका लेके रखा है मैंने रोहन का। हाँ, कह दे उनसे मुझसे कोई भी सवाल ना पूछे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जा। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, आप कुछ मत करो प्लीज, मैं आती हूँ। कदम घेऊन ये त्यांना। सर, ये रोहन के माँ बाप 4 दिन पहले इन्होंने हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में रोहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। को बॉडी के पास ले जा। सर, रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर से स्नेक गैंग। पाटिल, रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। और हाँ,
पता करो ये कौन से कॉलेज में पढ़ता था और उसके दोस्तों को लेके आओ। सर वो रोहन से हम आखिरी बार 13 तारीख को मिले थे। उसका शायद सर सारा के साथ घूमने फिरने का प्लान था। ये सारा कौन है? सर सारा जोशी हमारी क्लासमेट है, 3-4 दिन से कॉलेज नहीं आई है, शायद बीमार है। सारा का फोन नंबर और एड्रेस दो। सारा यहीं रहती है? जी हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर गावड़े। सर मैं और रोहन साथ ही में थे। फिर हमने खाना खाया और उसने मुझे घर छोड़ दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। मैं तो करीब 9:30 बजे घर आ गई थी। फिर मुझे नहीं पता। ठीक है पाटिल, चलो। हो ना हो ये लड़की हमसे कुछ छुपा रही है पाटिल। हाँ हाँ। क्या हुआ दी? आजकल आपको बड़े मैसेज आ रहे हैं। नहीं, तू एक काम कर, तू यहाँ से ना ऑटो ले ले। मुझे किसी दोस्त के घर पे कुछ काम से जाना है। तू जा। रिक्शा। दीदी दीदी तू जा जा जा। तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? छोड़ के गई ना बाहर तुझे? कौन थी? कौन सी लड़की? मैं नहीं जानती। नहीं जानती तू? नहीं पता तुझे? हाँ? नहीं जानती? अगली बार ये भी चाहिए हमें, समझी? प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। कुछ किया तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि तेरी फिल्म तू जहां बोलेगी ना वहां चला देंगे। बहुत मस्त बनी है। रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स। 13 तारीख की रात को रोहन के फोन से आखिरी कॉल सारा जोशी को किया गया और उसके 2 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सारा के कॉल रिकॉर्ड्स। ये देखो पाटिल, रोहन का लास्ट लोकेशन और उसी वक्त सारा का लोकेशन दोनों सेम है, रांझणवाड़ी। इसका मतलब ये है कि रोहन की हत्या के दौरान सारा वहां मौजूद थी। ये लड़की जरूर हमसे कुछ छुपा रही है पाटिल।
अगली बार ये भी चाहिए हमें। समझी? बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि तेरी फिल्म तू जहाँ बोलेगी ना वहाँ चला बहुत मस्त बनी है। कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। आखिर कब तक तेरे बाबूजी की बचत करेगी? तेरी बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? सारा कहाँ है? सारा अंदर है। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पे। कोई पानी लेके आओ। रोहन की मौत के दौरान तुम वहां मौजूद थी, है ना? बताओ, तुमने ही मारा है रोहन को, है ना? और इसीलिए तुम सुसाइड कर रही थी। बोलो सारा। नहीं सर, मैंने रोहन को नहीं मारा। सारा देखो, तुम बेकार का टेंशन ना लो। बस एक बार मेरा जॉब लग जाए ना, उसके बाद तुम्हारे माँ और बहन दोनों के सारे देख रेख की जिम्मेदारी मेरी। आज की पिक्चर कितनी बोरिंग थी ना? क्यों? मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा, तुम पिक्चर देख भी रहे थे? और फिर वो मुझे फोन करके फ्लैट पे बुलाने लगे। मैंने तो बस अपना करियर बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखा, पर आज उनकी नजर मेरी बहन तारा पर गई और उन्होंने मुझे कहा कि अगली बार मैं तारा को भी साथ लेकर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं कि मैं क्या करूं, और इसीलिए मैंने तुम्हारा फोन दो। इनमें से कौन कौन से नंबर से लोग तुम्हें फोन कर रहे थे? दूसरा नंबर स्विच ऑफ। पाटिल, इन सब नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। Like this. फोटो निकल इसका। क्या हुआ साहब? कब आ रहा है तू? कहाँ था अब तक? सब खाना खाने गया था साहब। ये फ्लैट किसका नाम है? चाबी कहाँ है इसकी? सब फ्लैट के जो मालिक है तो बारगांव रहते हैं साहब, और चाबी अग्रवाल साहब है, वो बिल्डर वो है सर, वो ब्रोकर। वो घर पिछले 1-1.5 साल से बंद पड़ा था।
लोग आते हैं देखते हैं मगर कोई खरीदता नहीं है। इसके चलते मैंने अलग अलग लोगों को चाबी देके रखी। अब किस ब्रोकर ने कैसे इस्तेमाल किया अब वो पता नहीं सर। सर, सारा को जिन नंबर से फ़ोन आते थे उनके डिटेल्स मिल गए। ये सारे कॉल्स खाचा सिम कार्ड से किए गए। सर, ये सिम कार्ड उन लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड है जो मर चुके हैं या एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ तो याद होगा उनके बारे में। थिंक सर, कुछ। हाँ सर, उनमें से एक के हाथ पे सांप का टैटू था। तुम बता रही थी कि इस वारदात से पहले तुम लोग डेट पे गए थे। कहाँ गए थे? पहले मैं और रोहन सिने प्राइड में पिक्चर देखने गए थे और उसके बाद हमने खाना हिल एंड सी रेस्टोरेंट में खाया। हिल एंड सी? जी। पाटिल, ये स्नेक गैंग केस में जितने भी विक्टिम्स हैं उन सब के बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के सब रिकॉर्ड्स निकालो। जाओ। सर, सारा के बयान के जरिए इन अपराधियों से सांपों का मुखौटा तो उतर गया था, लेकिन उनके असली चेहरे का राज खुलना अभी बाकी था। क्या इस केस को सुलझाने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए सारा का बयान काफी था, या फिर ये अपराधी एक और संगीन जुर्म को अंजाम देने में सफल होने वाले थे? स्नेक गैंग विक्टिम्स के सभी डिटेल्स। क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है पाटिल। ये सारे विक्टिम्स रोहन, मेहता, निकुंज, अजय कुलकर्णी, उसकी फैमिली, ये पहला एक्सीडेंट वाला मिस्टर पालो, सभी के सभी मरने से पहले एक बार हिल एंड सी रेस्टोरेंट में गए थे। ये स्नेक गैंग वाला जो भी है, हो ना हो, या तो वो हिल एंड सी रेस्टोरेंट के अंदर है या फिर आसपास से ऑपरेट कर रहा है। सर, अब आगे क्या करें? आज ना डैडी काफ़ी मेहरबान लग रहे थे। रिजल्ट अच्छा आने का नतीजा है। एक तो पॉकेट मनी भी डबल होगी, ऊपर से नई कार भी मिल गई। अच्छा, तो मुझे क्या दिलवाने वाले हो? तुम ना बस हुक्म करो, जो तुम्हें चाहिए वो दिलाता हूँ। श्रुति, बाहर निकलो। हेलो, प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। कौन हो तुम लोग? चलना। अबे चलना। पकड़ा रहे जाना, कोई भागने ना पाए, कोई भागने ना पाए। फंस ही गए तुम लोग हमारे बिछाए जाल। सारा, यही है वो तीनों?
सारा के मेडिकल रिपोर्ट्स ये प्रूव कर देंगे रेपिस्ट ही तीनों हैं। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है, शायद उम्र कैद या उससे भी कम। बोल! मैं सब बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैं और मेरा दोस्त अतुल हम लोग सपेरा बस्ती में रहते थे साहब। हमारे बापू लोग के पास पैसा नहीं था, तभी साहब मेरे को ऐश करने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने हिलेंसी होटल में वेटर का जॉब देख लिया। पर साहब वहाँ पे पैसा नहीं था, वहाँ जो पैसा मेरे को मिलता वो सब मकान के भाड़े में चला जाता था साहब। तब साहब मैंने एक दिन एक प्लान बनाया साहब। मैंने रवि और श्रीनाथ इन दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। जैसे हमको मौका मिलता हम लोग इन पे हमला करते और सांप से डराते थे इनको। इन दोनों का काम था दूर दराज इलाकों से जहरीले सांप लाकर उनकी गाड़ियों और घरों में छोड़ना। मैं होटल के वैले से गाड़ियों की चाबी उठाकर इन दोनों को पकड़ा देता था। जब भी मैं सारा जैसी लड़की को देखता था ना तो मुझ पर रानी जाता और हम लोग उसका रेप करते थे। सब ठीक चल रहा था। रेप हुई लड़कियों ने कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर एक दिन अचानक मैंने सारा की बहन को देख लिया था। और तूने गलती कर दी। आज तेरी वही गलती तेरे गले में फांसी का फंदा बन के पड़ेगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तुझे उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर जिंदगी भर जेल में अपने फन फैलाते रहना। घनश्याम और उसके दोस्तों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने ना सिर्फ लोगों की हत्या की बल्कि बलात्कार जैसा घिनौना अपराध भी किया। अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए उन्होंने अबोध जानवरों को अपना हथियार बनाया, उनका इस्तेमाल करके उन्हें अपना गुलाम बनाया। ये पशु क्रूरता के सबसे घिनौने अपराधों में से एक है। घनश्याम और उसके दोस्तों पर आईपीसी की धारा 302, 120B, 376D और 392 के तहत हत्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, गैंग रेप और रॉबरी के चार्जेस लगाए गए हैं। जल्द ही उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलने की उम्मीद है। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बेफिक्री से पब्लिक प्लेसेस में अपनी निजी बातचीत करते हैं। हमें लगता है कि हमारी ये बातचीत कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। घनश्याम ने लोगों की इसी लापरवाही का फायदा उठाया। इसी तरह से कोई आपका भी फायदा उठा सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अपनी निजी बातचीत करते वक्त, खासकर पब्लिक प्लेसेस में, हमेशा चौकन्ने रहें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। जल्दी जल्दी करो सब, अगले साल तक करना है क्या? लिफ्ट चालू कर, जाना है। कौन? अगर मर्द की औलाद है तो वहीं रुकना। अबे आ जाओ ऊपर। माधव, अबे कहाँ मर गया? हरिया है इधर। अरे यार तेज आ जा रहा है अभी। आज छोड़ेंगे नहीं साले को। रुक साले, मुझसे पैसे मांग रहा है तू? मुझसे पैसे मांग रहा? भूल गया तेरा वीडियो मेरे पास में ही। ये साले याद रख, यहीं से नीचे फेंक दूंगा साले, मर जाएगा। भूलना मत कि तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। भूलना मत साले, तेरा जीना आराम ना कर देना। मेरा नाम भी तेज राज नहीं, समझा? अबे देख क्या रहा। ये जो दो तूने मारे ना वो रहे, और ये ले साला मुझे मारेगा। अगली बार हाथ उठाने से पहले ना 10 बार सोच लियो। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नीचे काम रुका, इसके लिए तुम लोगों को पैसा मिलता है। चलो फटाफट चलो यहाँ से, चलो। तेरी साले
हेलो, ठीक है, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुआ सलाम करने का मन भी नहीं करता अब तो। बेहतर यही होगा कि उससे दूर रहो। शर्म आती है कि नहीं इस उम्र में ये सब कुछ करते हुए? बहुत बार बोल चुका हूं, लेकिन अब आखिरी बार बोल रहा हूं कि जो कुछ भी कर रहे हो बंद कर दो। और हाँ, एक और बात, इस उम्र में क्या होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से स्कूल की लैब से निकाल ले जो बार बार ये काम हर सुकून होला। कितने रुपए हो गए? 500 रुपए। हेलो, हाँ, प्लान वही है, 10 बजे तुम कुंडी मत लगाना। हाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर जगताप सिंह। क्या? क्या है? पूरा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। जी सर। अक्सर शिकारी जंगल में पूरी तैयारी के साथ शिकार करने निकलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुद शिकार बन जाता है। उस वक्त ना हाथ में रखा हथियार काम आता है और ना ही दिमाग। ऐसा ही कुछ जयपुर के तेजराज के साथ हुआ। किसी और की मौत का सामान खरीदने वाले तेजराज की लाश उसी बैग में मिली जो उसने किसी और के लिए खरीदा था। लेकिन तेजराज किसकी जान लेना चाहता था और अपनी मौत के पहले वो किस एमएमएस का जिक्र कर रहा था? क्यों वो किसी के राज को दुनिया के सामने लाना चाहता था? पर अब तेजराज की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो चुके थे। सर, मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये आदमी जिस वक्त मरा उस वक्त इस आदमी को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया और शायद इसकी हत्या बेहोश करके की गई हो। बॉडी को देखकर ऐसा लगता है सर कि बड़ी बेरहमी से इसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। और हाँ सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदमी को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मरे हुए। एक बात और, चाकू को मैंने लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, उस पर कुछ खून के ट्रेसेस मिले हैं जो इस आदमी के डीएनए से मैच करते हैं, और कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है सर। जगताप, हमारे पास एक अनजान शख्स की लाश है, मर्डर का वेपन भी है, और जिस तरह से खून करके बॉडी को ठिकाने लगाया गया है उससे लगता है कि ये किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर का काम है। एनीवे, इस आदमी का कोई क्लू? नो सर, अभी तक तो इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने जयपुर के आसपास के सभी पुलिस थानों में इसकी फोटो भिजवा दी है और हम खुद भी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में इस आदमी को मिसिंग फाइल रिपोर्ट हुई है कि नहीं। गुड, मैं ये सारे एविडेंस और इस आदमी की बॉडी वापस से चेक करना चाहूंगा। सर, सर, ये बॉडी के कपड़े, एक चाकू जिसे हत्या की गई, एक बारकोड मिला सर साथ।
बारकोड। जगताप। हाँ सर। अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि इस बारकोड को स्कैन करें, पता करें कि ये बैग कहां से खरीदा गया है। बारकोड से सेलर की डिटेल मिल जाएगी। फिर जहां से भी ये बैग खरीदा गया है उस दुकान या उस जगह के सीसीटीवी फुटेज से हो सकता है हमें कातिल का चेहरा मिल जाए। पतंग? माँ, तुम मेरे लिए पतंग लाई है? हाँ बेटा, तुम्हें पतंग पसंद है ना? हाँ। इसलिए आपकी माँ आपके लिए पतंग लाई है। थैंक यू माँ। माँ, हाँ? आज शाम को जल्दी आओगी ना? बेटा, बस कुछ दिन और उसके बाद माँ का पूरा समय सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा। माँ देखो मेरी पतंग उड़ रही है। क्या बात है? ऐसे बीच में आने की वजह? हर बात की वजह चाहिए ना तुझे। देख ज्यादा उड़ मत, समझी? तू मेरा कुछ कर नहीं सकती है। और ये तेरे नए नए आशिक है ना, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको कैसे ठिकाने लगाना मुझे मालूम है, और तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चल। ओके ठीक है, ठीक। सर, उस बारकोड के बारे में पता चल गया। इस बैग को गृह शोभा स्टोर से खरीदा गया था करीब 3 दिन पहले। वहाँ की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मैंने बातचीत की है, उनके पास पिछले 1 हफ्ते की फुटेज मौजूद है। सर, यहाँ तो विक्टिम खुद है। सर, ये खरीदारी करीब 1:17 पे की गई थी, दोपहर में। बिल पे लिखे टाइम से हमें पता चल जाएगा कि आदमी कौन था। हमें ये बिल का डिटेल मिल सकता है? 1 सेकेंड सर। ये रही बिल की डिटेल। सर, ये देखिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया गया था। इस आदमी का नाम तेजराज सिंघानिया है। इस कार्ड की डिटेल से इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करो और पता करो कि कार्ड के ट्रांजैक्शन में दिया गया ये नाम इसी आदमी का है या नहीं। अगर ये आदमी तेजराज सिंघानिया है तो इसके बैंक से इसके पूरे डिटेल हासिल करो। ओके सर। सर, ये लो इस कार्ड की डिटेल। ये तेजराज यहीं सेक्टर 11 में रहता है। राइट। जगताप। हाँ सर। सर्च एवरीथिंग। जगताप। हाँ सर। ये देखो, मुझे पूरा यकीन है कि 3 दिन पहले तेजराज को यहीं उसके घर पर मार के ठिकाने लगाया गया है। ऐसा करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। ये तेजस करता क्या था? ये टाइल्स वाइल्स बनाने का काम करते थे। तेजस के घर पे कौन कौन आता जाता था? आपने कुछ देखा था? अभी रात को 2 दिन पहले एक टेम्पो आया था, इनका टाइल्स का काम था, तो मैंने सोचा इसीलिए आया होगा। अंधेरा होने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक। सर, तेजराज के घर पे कोई औरत आती जाती थी। शायद तेजराज का उस औरत के साथ कोई चक्कर हो। ये पड़ोसी बता रहा था कि 2 दिन पहले जिस दिन तेजराज की मौत हुई, इसने एक टेम्पो इस गली में देखा था। अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ साफ नजर नहीं आया। जगताप, एक काम करो। हाँ सर। इस आदमी का मोबाइल नंबर और ऑफिस का एड्रेस निकालो। अगर ऑफिस में कोई और काम करता है तो उससे भी पूछताछ करो। ओके सर। माँ, इसमें क्या भरेंगे?
बेटा एक मिनट पकड़ो। हेलो, मयूर बेटा आप पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। वाह, मत जाओ ना। बेटा मेरा जाना बहुत जरूरी है ना? नहीं जाऊंगी तो फिर आपके लिए चॉकलेट कौन लाएगा, है ना? तो मैं जाऊं? आप यहाँ? हमें अच्छा लगा आपको देखकर। अब कुछ ऐसा कर दीजिए कि मजा ही आ जाए। अब तो तुम तुम्हारे पति को भी नहीं बता सकती। ऐसे नहीं मानेगी तू। तेजस साहब के उनके पिता जितेंद्र सेठ से बिल्कुल नहीं बनती थी और यही वजह थी कि वो उस घर में रहकर भी बिल्कुल अकेले रहते थे। 2 दिन से वो ऑफिस नहीं आया और तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? वैसे भी वो इन दिनों कम आया करते थे और सारा काम मैं ही संभालता हूँ और कल रविवार होने की वजह से छुट्टी थी। तेजराज का मोबाइल नंबर देना। तेजराज का केबिन कहाँ है? ऑफिस इधर है, आइए मैं दिखाता हूँ। सर ये रहा उनका केबिन। ये कंप्यूटर तेजराज इस्तेमाल करता होगा। यस सर। ये हमेशा लॉक ही रहता है? सर इतना तो अभी ध्यान नहीं दिया, वैसे लॉक ही होगा। जगताप। हाँ सर। ये सीपीयू ले लो। ये सीपीयू हम लेके जा रहे हैं। फिलहाल ये लॉक है, पर हमारे पास हर ताले की चाबी होती है। मयूर। हाँ पापा। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी हाँ। मेरे लिए चॉकलेट लाने गई है। कहाँ गई थी कुसुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी कुसुम? मयूर। हाँ मैं चॉकलेट। थैंक यू मम्मी। मयूर 2 मिनट बाहर खेलो बेटा। ठीक है। कुसुम क्या बात है? हाथ में सामान नहीं दिख रहा है, बाहर गई थी। आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे बता सकती हो। नाराज हो क्या मुझसे? कुसुम कुसुम मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ है? क्यों पीछे पड़े हो? समझ में नहीं आता। एक बार बोलो ना बाहर गई थी। दोबारा बोलो, नहीं तो बोलो दोबारा बोलती हूँ। कुसुम के बारे में जो कुछ भी दिख रहा था, क्या वो सच था? क्या कुसुम की ही वजह से तेजराज की जान गई थी? और क्या वो अपने पति को भी धोखा दे रही थी? भुवन के साथ काम करने वाला माधव आखिर ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से कुसुम उससे मिलने गई और जिसके बाद माधव ने कुसुम के साथ बलात्कार किया? ये सारे सवाल एक जवाब के इंतजार में थे जो बहुत जल्द सामने आने वाला था। चित्ररंजन जी, आपके बेटे की मौत का हमें भी दुख है, लेकिन हमने लोगों से सुना है कि आपकी अपने बेटे से बनती नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका कारण क्या है? सर मेरी मेरे बेटे से बने या ना बने, पर सच्चाई तो यही है ना कि मैं उसका बाप हूं। हाँ, बिजनेस को लेकर कुछ कहासुनी हुआ करती थी मेरे और उसके बीच, जिसके बाद उसने ये घर छोड़कर अलग रहने का फैसला किया। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। सर तेजराज की कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी है। मैंने कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक किया है। उसमें कई नंबर्स थे और जिस नंबर पर वो सबसे ज्यादा बातचीत किया करता था वो तो तेजराज के नाम पर ही रजिस्टर निकला। उसका खरीदा हुआ बैग और उसी का खरीदा हुआ चाकू और ये नंबर भी उसी के नाम पे।
माजरा क्या है? खैर वो सीपीयू अनलॉक हुआ? सर हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है। लॉक खोलने के प्रोसेस में सारा डाटा इरेज ना हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। गुड। जगताप एक काम और करो। हाँ सर। इस तेज राज के पिछले 1 साल के सारे डिटेल्स निकलवाओ। ये कहाँ गया, किस किस क्लाइंट से मिला, सब पता करो। और हाँ, इसके ये दोनों नंबर जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, इसका पूरा 1 साल का कॉल डिटेल्स निकालो। ये कब और कहाँ एक्टिव थे, सब पता करो। ओके सर। सर ये देखिए, ये सारे अश्लील फुटेज हमें तेजराज के कंप्यूटर से मिले हैं। मैंने चेक किया था, इस आदमी का नाम भुवन है और शायद ये वही औरत है जिसको लोगों ने घूंघट में आते हुए देखा था। इस आदमी का फोटो मुझे तब दिखाई दिया जब मैं तेजराज के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। मैंने कुछ और नंबर की भी डिटेल्स मंगवाए थे और इस आदमी के बारे में भी मैंने पता किया है। ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है सर। क्या रे भुवन, बड़े तोड़ने जोड़ने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, हमें देख के तू समझ ही गया होगा कि हम क्या तोड़ते हैं। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या साहब, ये तो बताओ। अरे हमने किया क्या है? क्यों मारा तेजराज को? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम काहे मारेंगे तेजराज को? झूठ मत बोल। माधवन ने हमें सब बताया है कि एक बार अपनी साइड पे तूने उसे मारा भी था, और दुश्मनी में सुना है कि तू सूद के साथ साथ ब्याज भी वापस करता है। अरे तुम दो तूने मारे ना, वो रहे, और ये ले इसका ब्याज। साला मुझे मारेगा? साहब झगड़ा हुआ था, लेकिन पहले हाथ उसने उठाया था। उसके पास हमारा एक एमएमएस पड़ा हुआ था, हमको रोज धमकी देता था कि हमारी बीवी को दिखा देगा। वो एमएमएस तो उसके कंप्यूटर में बाहिफाजत रखा हुआ है। उस एमएमएस में वो औरत कौन थी तेरे साथ? सब वो हमारे दोस्त दिनेश की पत्नी कुसुम थी। दिनेश टिफिन सप्लाई करने का काम करता था। कभी कभी मुझे मजदूरों की कमी पड़ती थी तो मजदूर भी सप्लाई करता था। इसी सिलसिले में उसके घर पे खाने वाने पे जाना आना हो जाता था। वहीं मेरी मुलाकात कुसुम से हुई। धीरे धीरे कुसुम पास आने लगी, और एक दिन जब दिनेश घर पे नहीं था तो कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? उसके बाद ही मुझे मालूम चला कि कुसुम का चक्कर मेरे ही साथ नहीं बल्कि और लोगों के साथ भी है। तेजराज के साथ भी उसका चक्कर चालू हो गया था। साहब वो तेजराज कुसुम के पीछे पागल हो गया था। मुझे भी उसने धमकी दी थी कि कुसुम से ना मिलूं। इसी कारण हम लोगों के बीच मारपीट भी हुई थी। जिस रात तेजराज का खून हुआ उस रात तू कहाँ था? साहब मैं अपनी बीवी के पास था। आपको यकीन ना हो तो पूछ सकते हैं साहब। सर मैंने भुवन की बीवी से बातचीत की थी। वो उस रात अपनी बीवी के साथ घर पर ही था। मैंने फ़ोन लोकेशन भी ट्रेस किया था, फ़ोन लोकेशन भी घर का ही निकला। लेकिन हाँ सर, भुवन ने जो कुसुम का एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर तेजराज का दूसरा नंबर अक्सर एक्टिव था, जिससे उसे अक्सर कॉल्स आया करते थे। मैंने उस नंबर के मर्डर वाली रात के कॉल डिटेल मंगवाए। मर्डर वाली रात को भी वो नंबर वहीं एक्टिव था। इसका मतलब वो दूसरा नंबर कुसुम इस्तेमाल कर रही थी। चट्टाप फौरन एक टीम तैयार करो। वक्त आ गया है कि इस केस में उठे हर सवाल का जवाब कुसुम अपनी जबान से दे। चलो कुसुम मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। बात समझने की कोशिश करो कुसुम। मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। चुप रहोगे तुम। कुसुम क्या हुआ सर? कुसुम के जाने का वक्त हो गया दिनेश। इसे कुछ जरूरी सवालों के जवाब देना है। चलो कुसुम लेके चलो इसे। लेकिन साहब हुआ क्या साहब? साहब देखो कुसुम,
जो नंबर तुम यूज कर रही हो वो तेजराज के नाम पे रजिस्टर्ड है। तुमने अपना नंबर अपने नाम पर क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि साहब नंबर खरीदने के लिए जो कागज लगते वो मेरे पास नहीं थे। तेजराज से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? मैं उसके पिता चितरंजन सेठ को जानती हूँ। चितरंजन? तुम चितरंजन को कैसे जानती हो? मैं सर अपने पति के साथ जगह जगह टिफिन बांटने जाया करती थी। उसी सिलसिले में मैं एक बार चितरंजन सेठ के ऑफिस भी गई थी। ये तुम्हारा इस महीने का टिफिन का हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगेगा अगर इससे भी दोगुना पैसा हर रोज तुम्हारे हाथ में हो? मतलब साहब? इसके बाद साहब मैं तेजाब से भी मिली। उसने भी मुझे पैसे दिए थे। उन दोनों के बीच मेरी वजह से तनाव बढ़ता गया था। तेजाब पागल हो गया था साहब, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के साथ ये सब करती थी। तेजाज भी उन लोगों में से एक था। तेजाज साहब मेरा इस्तेमाल कर रहा था। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि साहब वो सब लोगों को डराने धमकाने लगा था जिनसे मैं पैसे कमाती थी। उसने साहब उसने भुवन को भी धमकाया। यहाँ तक कि उसने मुझे भी धमकी दी कि मैं उसके हिसाब से चलूं, नहीं तो वो मेरे पति के सामने मुझे बेकदाब कर देगा। जिस तरह साहब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए, उसी तरह साहब मैंने भी मार दिया उसे। जगताप, जैसा कि ये औरत बता रही है, मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं। हो ना हो, इस सब में इसके साथ कोई ना कोई जरूर था जिसका नाम ये हमसे छुपा रही है। क्योंकि जिस तरह से तेजराज की जान गई है वो किसी अकेली औरत का काम नहीं हो सकता। इसमें जरूर उसने किसी ना किसी की मदद की। क्या इस सब में चितरंजन उसके साथ नहीं हो सकता? सर, पर एक बाप अपने बेटे को। जगताप, यहाँ मामला बाप और बेटे के रिश्ते से ऊपर उठ चुका है। दोनों की जान एक ही औरत में बसती है। ऐसे मामलों में जहाँ दो लोगों की जान एक ही चिड़िया में बसती हो, एक की जान जाना लाजमी है। चितरंजन जी, कहानी को इस तरह अधूरी छोड़कर जाना तो अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? अभी समझ जाओगे। मैं कहीं भाग नहीं रहा था, दिल्ली जा रहा था जरूरी काम से, बिजनेस के सिलसिले में। पर मुझे लगता है कि अब आपको दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। बहुत मजे लिए हैं आपने कुसुम से इस उम्र में। अपने बेटे को मारने से पहले हाथ नहीं कांपे आपके? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को नहीं मार सकता। हाँ, ये सच है कि मेरे और कुसुम के बीच अवैध संबंध थे, जिसके कारण मेरे बेटे से रिश्ता खराब हुआ। पापा, वो शर्म नहीं आती आपको? अगर बाहर किसी ने देख लिया ना, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। मेरी जिंदगी मैं कैसे जीऊंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और मुझे अपनी मंजिल पता है। कुसुम, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस उम्र में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस उम्र में आपके ऐसे शौक और ऐसे अरमान हैं।
कुसुम ने हमें सब कुछ बता दिया। कुसुम ने हमें यह भी बता दिया है कि तेजराज को मारने में आपने उसका साथ दिया था। झूठ बोल रही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बाद में पता चला कि ये कुसुम हम दोनों के साथ सोती है। यही नहीं, इसके और भी आशिक हैं जिनके साथ इसके रिश्ते और भी गहरे हैं। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा सर, मुझे लगता है अपने किसी आशिक के साथ मिलकर इसने मेरे बेटे को मारा है। आप कहें और हम मानने, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता आप यहीं रहेंगे हमारे मेहमान बनके। पुलिस को यह तो पता था कि कुसुम इस मर्डर में शामिल थी, लेकिन जो बयान उसने दिया था उसमें कहीं ना कहीं कमियां थी। और यह बात बिल्कुल साफ थी कि इस कत्ल को अंजाम देने में किसी और ने भी कुसुम की मदद की थी, लेकिन वो था कौन? अब तक जितने भी नाम पुलिस के सामने आए थे उन सभी के साथ कुसुम के संबंध तो थे, लेकिन कमी थी तो उसे एक ठोस वजह की जो तेजराज की मौत का कारण बन गई। कुसुम, इस खून में तुम्हारे साथ और कौन था? कोई नहीं साहब। मतलब एक 6 फुट के मजबूत आदमी को तुमने अकेले ही मार गिराया, वो भी एक छुरे से? नहीं साहब, पहले मैंने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। हाँ, तो बॉडी को काटने से पहले कोई टॉनिक पी लिया होगा। तुम कितना भी झूठ बोलो कुसुम, हम सच को खोद निकालेंगे। जगताप, इस केस की थ्योरी बड़ी अजीब है। एक आदमी जिसका खून हुआ वो खुद ही उस बैग और चाकू का खरीदार था जिसमें उसकी बॉडी मिली। कुसुम इस खून की जिम्मेदारी ले रही है, पर यह इम्पॉसिबल है क्योंकि एक औरत का इतनी बड़ी बॉडी को काट कर एक बैग में भरकर जंगल में फेंक कर आना इम्पॉसिबल है। क्या यह हो सकता है कि तेजराज ने खुद ही वो बैग और वो चाकू किसी और को मारने के लिए खरीदा हो और इस बात को कुसुम जानती हो और कुसुम ने शिकार के साथ मिलकर खुद ही शिकारी का शिकार कर दिया हो? क्या तेजराज कुसुम के किसी प्रेमी को मारना चाहता था और तेजराज का किसी और को मारने का प्लान उसकी ही मौत का कारण बना? जगताप। हाँ सर। तेजराज का वो दूसरा नंबर जिसे कुसुम इस्तेमाल कर रही है, एक बार फिर से पूरी तरह से कंगालो। ओके सर। पकड़ो इसे, बच्चों को संभालो। तेजराज को क्यों मारा तुमने? हाँ, क्यों मारा तेजराज को? साहब मैंने नहीं मारा, साहब मैंने नहीं मारा उसको। नहीं मारा तो ये सब क्या है? क्या साहब? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, सब कुछ। तू और कुसुम टच में थे। जिस रात तेजराज का कत्ल हुआ उस रात भी तू वहीं मौजूद था, तेजराज के घर पे। साहब, दिनेश मेरा मौसेरा भाई है। बिहार से वो हमें यहाँ काम के सिलसिले में लेकर आया था। यहाँ आकर देखा दिनेश सारे दिन दारू पीकर नशे में रहता था और कुसुम ही सारा काम संभालती थी। हमें तो काम के नाम पर बस कुसुम पर नजर रखनी होती थी साहब, और नजर रखते रखते ना जाने कब हमारी नजर खराब हो गई। साहब, कुसुम ने 1 में 4 जोड़कर दिनेश के कान में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था साहब, और इसीलिए दिनेश ने मुझे भुवन के साथ साइट पे काम करने में लगा दिया और वहीं दिनेश से मेरी मुलाकात होती रहती थी। अब ये बता कि कुसुम के बेटे को क्यों उठाया तूने? कौन है बे? तेरा बाप। अरे बाप से याद आया, तेरा बच्चा कहाँ है दिनेश? बच्चा? याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, अभी लेकर चलता हूँ तेरे बच्चे के पास। चलो। अरे क्या कर रहे हैं साहब? देख दिनेश, तूने जो किया ना ये तो बस उसका ट्रेलर था। अब तू डिसाइड कर ले कि तुझे पूरी फिल्म दिखाएं या तू पूरी कहानी सुनाएगा। और शराब की लत ने पैसों की जरूरत पैदा कर दी थी और इन पैसों की जरूरत ने मेरे अंदर एक हैवान को जन्म दे दिया था। मैंने सोचा कि जुआ खेलकर अच्छा पैसा कमा लूंगा, पर नहीं साहब, वहां भी तकदीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कुसुम के टिफिन वाले काम से ही पैसे कमाने लगा साहब। मेरी बदकिस्मती कि एक वक्त के बाद कुसुम ने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया था। दिनेश, पर्स छोड़ो, छोड़ो पर्स, छोड़ो पर्स। ये पैसे मैंने मेहनत से कमाए हैं
तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं कमाए मैंने, मेरे बच्चे के काम आएंगे पैसे। तुम तो दारू पियोगे जाके। नहीं दे सकती मैं पैसे तुमको। मैंने सोच लिया था साहब कि पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मैंने मेरे बेटे के खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी साहब, और मैंने जाकर कुसुम को कह दिया कि उसे ब्लड कैंसर है। बस वो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहती थी। बहुत बिगड़ने वाली थी साहब, डॉक्टर वर्मा ने सब संभाल लिया। एक काम करो बेटा, आप बाहर जाके बैठो, हम आपके फादर से बात करेंगे। देखिए, ये बीमारी उम्र के साथ नहीं होती, ये किसी को भी हो सकती है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि बीमारी मयूर को है। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं, ये देखिए। उसका केस काफ़ी क्रिटिकल है, उसका इलाज हमें जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और ये इलाज काफ़ी महंगा भी है, हमें इसमें लाखों रुपए लग सकते हैं। सर, हम कहीं से भी करके सारे पैसे ले आएंगे, हम कुछ भी करेंगे, कहीं से भी इंतजाम कर लेंगे। आप बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे मयूर को आप बचा लीजिए। उसे कुछ हो गया तो मैं भी जहर खा के मर जाऊंगी साहब। मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। मुझे मालूम था साहब कि मयूर को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, बस मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया साहब। क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम हो? मयूर के बारे में सोच रही हूँ, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे, कैसे मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज भुवन से मेरा झगड़ा हो गया था। क्यों, क्या हुआ? साले की हिम्मत तो देखो, कह रहा था कि क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहता है, चाहे जितने पैसे ले लो। ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया साहब, उसको बचाने के लिए ये सब मैंने किया। मेरी मुलाकात भुवन से हुई, उसने मुझे ये सब करने के लिए 2 लाख रुपए दिए साहब। फिर साहब दिनेश ने आके बताया कि इलाज में और ज्यादा पैसे लगेंगे। उसके बाद चितरंजन ने मुझे 7 लाख रुपए दिए। सब मैंने जो कुछ भी तेजाज के बारे में बोला सब झूठ था, सब झूठ था साहब। तेजाज ने कभी मुझे परेशान नहीं किया, कभी नहीं। वो बस एक बात से मुझसे नाराज रहता था कि मैं चितरंजन और भुवन के साथ, दोनों के साथ। एक दिन साहब उसने मुझे मेरे बेटे के साथ देखा, उसने मेरा दर्द महसूस किया सर। उसने साहब दिनेश और भुवन के सारे पैसे लौटा दिए, और उसने मेरे मयूर को एक बड़े और एक अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया। कुसुम, क्या कहा डॉक्टर ने? मेरा मयूर ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक तो तब होगा ना जब इसे कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ इससे, तेरा बेटा एकदम ठीक है। तेरे पति ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरे साथ खिलवाड़ किया है, तेरी जिंदगी बेच के उसने सिर्फ पैसे कमाए हैं। उस दिन तेजाज की मुलाकात भुवन से हुई। उसने भुवन को कहा कि वो मुझसे दूर है। तेजराज की मौत कैसे हुई? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ पैसों के लिए।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पुलिस में जाकर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ सच बताऊंगी, सब कुछ। तुम्हें मैं जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हूँ। इतना आसान मुझे जेल भेजना? मयूर अभी 4 फीट का है, अच्छा लगेगा कि उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े कर दूं? अगर किसी के आगे मुंह खोला तो याद रखना, उसकी बोलती बात हमेशा के लिए। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तेजाज, वो मेरे बेटे को मार देगा। उसने मुझे धमकी दी है। ठीक है, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? तेजाज, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। जो हुआ सो हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमें दिनेश को जान से मारना चाहिए। क्या बातें कर रही हो तुम ये? दिनेश इंसान नहीं है, हैवान है, और हैवान को मारना कोई गलत काम नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। मैं नहीं कर सकती। मैं कहूंगी तुम भी मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मयूर को कौन देखेगा? उसे कौन संभालेगा? प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं दिनेश को नहीं मारूंगा। मैं ये चाकू, ये क्लोरोफॉर्म, ये बैग, ये सब फेंक दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। थैंक यू। साले, मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहा था ना? नहीं, मुझे मार। देख अपने मजनू की हालत। आज के बाद जैसा कहूंगा वैसा ही करेगी। और सुन, अब पुलिस तक ये बात पहुंचाई ना तो तेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दूंगा। माधव जल्दी आजा। आखिरकार इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझी। डॉक्टर वर्मा, दिनेश और माधव आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। दिनेश नशे का आदी हो चुका था और यह नशा उसकी रोज की जरूरत बन चुकी थी। दिनेश की घटिया सोच उसके दिमाग में चिंगारी बनकर पनप रही थी, जिसने जुर्म को हवा दी। लेकिन इस हवा से फैली आग ने 2 बेकसूर जिंदगियों को तबाह कर दिया। पर आखिर कुसुम की गलती क्या थी? क्या उसकी गलती ये थी कि वो अनपढ़ थी, जिसकी वजह से दिनेश के लिए उसे बेवकूफ बनाना आसान हो गया था? या उसकी गलती ये थी कि एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को बचाने के लिए वो आग के दरिया में कूद पड़ी? कुसुम की अंधेरी दुनिया में तेजराज एक उजाले की तरह से आया था, जो कुसुम को चाहता था और उसे इस सबसे दूर ले जाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। किसी भी पाक रिश्ते की शुरुआत एक आपराधिक सोच के साथ नहीं की जा सकती। तेजराज ने दिनेश को मारने की साजिश रची, जिसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही उसका मकसद कुसुम को इस नर्क से निजात दिलाना हो, लेकिन इंसाफ कानून के हाथों होता है, जुर्म का सहारा लेकर नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।